तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक तमिल थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है महाराजा, जो कि नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो कहानी की शुरुआत चेन्नई शहर से होती है, जहाँ पर हम महाराजा नाम की एक व्यक्ति को देख पाते हैं जो कि रामकी के सलून के अंदर काम कर रहा होता है। महाराजा एक छोटे शहर का मिडिल क्लास व्यक्ति है जिसके परिवार में उसकी बच्ची ज्योति है, जिसे वह जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। अब इसी के साथ कहानी 2009 के एक फ्लैशबैक में जाती है, जिसके अंदर महाराजा अपनी बेटी के लिए टॉयज खरीद रहा था। उसकी पत्नी और बेटी उस टॉय शॉप के सामने वाले घर में ही बैठे हुए थे, जहां से वह अपनी पत्नी से बेटी की पसंद का टॉय दूर से ही पूछकर उसे खरीद ही रहा था कि इतने में ही एक लोरी रोड से डिसबैलेंस होकर उस घर के अंदर घुस जाती है। खैर, अब सीन 2023 में आता है, जहां पर महाराजा अपनी बेटी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहा था। उसकी पत्नी असल में उस लोरी वाले हादसे के अंदर ख़त्म हो गई थी, इसलिए अब परिवार के अंदर बस महाराजा और उसकी बेटी ज्योति ही बचे हुए थे। अब महाराजा के घर के अंदर एक लक्ष्मी नाम का डस्टबिन भी होता है, जिसे वो लोग बिल्कुल एक इंसान के जैसा रखते हैं, यहाँ तक कि उसे मंदिर में रखकर उसकी पूजा करी जाती है। अब यह बात काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर कचरा फेंका जाता है उसकी पूजा करना बहुत ही अजीब बात थी। खैर, महाराजा की बेटी ज्योति 10th स्टैंडर्ड में होती है, मगर जिस क्लास में बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, उस वक्त ज्योति का मन स्पोर्ट्स में लगा हुआ था। उसी वजह से सभी टीचर्स उसकी कंप्लेंट किया करते और स्कूल के अंदर उसे काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट भी मिला करती थी। मगर उन सभी के बीच उसकी एक स्पोर्ट्स टीचर होती हैं जिनका नाम आसिफा होता है, जो कि हमेशा ज्योति को सपोर्ट किया करती थी। अब एक दिन होता ये है कि ज्योति की बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट होने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने ज्योति और महाराजा को अपने चैम्बर में बुलाया था, जहां प्रिंसिपल ज्योति को डांटने लगते हैं। लेकिन आसिफा ज्योति को बचाने के लिए एक और बच्चे को प्रिंसिपल के सामने पेश कर देती है, जहां प्रिंसिपल ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा और फिर अब ज्योति को वापस से डांटने लगे। अब महाराजा ने ज्योति को बहुत ही ज़्यादा प्यार से पाला पोसा था, इसलिए वो यह सब और सहन नहीं कर पाता। उसने प्रिंसिपल को ज्योति से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। अब प्रिंसिपल को यह लगने लगता है कि महाराजा बिना माफ़ी सुने जाएगा नहीं। अब उसे मजबूर होकर ज्योति से माफ़ी मांगनी पड़ती है। अब महाराजा का अधिकतर समय ज्योति के साथ ही गुजरता था। अब एक दिन ज्योति ने महाराजा को यह बताया कि उसे स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए स्कूल की तरफ से बाहर जाना पड़ेगा। खैर, अगली सुबह वो बस से बाकी बच्चों के साथ चली भी जाती है। ज्योति के जाने से महाराजा एकदम अकेला हो जाता है और वो पागलों जैसा होने लगता है। एक दिन जब महाराजा सो रहा था तो उसके घर पर एक सांप आता है। वो महाराजा के ऊपर से भी निकल जाता है कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब अगले सीन में हम देखते हैं एक अमीर व्यक्ति को, जिसने अपनी कार गैराज के अंदर ठीक करवाने के कार ले जाता है। तभी उसको याद आया कि उसकी कार के अंदर उसका एक चश्मा रह गया है। वो वापस गैराज के अंदर पूछताछ करने आता है, लेकिन वहाँ पर किसी को भी उस चश्मे के बारे में नहीं पता था और यह सुनकर वह गुस्सा होकर उन सभी को पीटने लगता है। तभी वहाँ पर धना नाम का एक व्यक्ति आता है, जिसने उस आदमी की कार उसके घर पर डिलीवर करी थी। तभी गैराज का मालिक जो होता है वह धना से उस चश्मे के बारे में पूछता है, लेकिन इससे पहले कि धना कुछ भी बोल पाता, वो अमीर व्यक्ति उसे पीटने लगता है और धना को शाम तक चश्मा वापस दे जाने के लिए बोलता है। आगे वो अमीर व्यक्ति शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर धना आ जाता है। उसके हाथ में उसी आदमी का चश्मा था, जिसे वो वहीं पर तोड़ देता है। ये सब देखकर वो अमीर आदमी अपने दोस्तों के साथ फिर से धना को पीटने लगता है, मगर इस बार धना के मन में उस काफ़ी गुस्सा था और धना उस आदमी को और उसके सभी दोस्तों को बहुत पीटने लगता है और वहाँ से चला जाता है। यानी कि धना भी कोई आम मैकेनिक नहीं लग रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें महाराजा को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन आया हुआ था। हमको पता चलता है कि महाराजा को काफ़ी चोट लगी हुई थी, जैसे उसे किसी ने पीटा हो। तभी वहाँ का इंस्पेक्टर उससे वहाँ पर आने का कारण पूछता है, जिस पर महाराजा यह कहता है कि उसकी लक्ष्मी चोरी हो गई है, जिस पर वह पुलिस वाला रिपोर्ट बनाता है और उससे पूछता है कि आखिर लक्ष्मी उसकी थी कौन, जिस पर महाराजा बताता है कि वो असल में उसका डस्टबिन है। ये सुनकर नल्ला शिवम का तो दिमाग हिल जाता है। वो महाराज का मजाक बनाने लगता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर महाराजा सीरियस था और वो यह बोलता है कि जब तक उसे लक्ष्मी नहीं मिल जाती वो वहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब इंस्पेक्टर को इस बात पर गुस्सा आ गया था और वह महाराजा को पीटने लगता है और उसे ज़बरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर महाराजा वहाँ से टस से मस नहीं होता और इसी बीच स्टेशन के अंदर तोड़फोड़ भी हो जाती है।
अब आगे हम वरदराजन नाम के एक पुलिस वाले को देख पाते हैं जो कि एक केस को सॉल्व कर रहा था। असल में यहाँ पे चोर जो कि खुद पुलिस वालों से मिला हुआ होता है, वह एक आरटीओ ऑफिसर के घर पर चोरी करता है, जिसे वरदराजन खुद ही पकड़ कर लाता है। मगर असली की जगह नकली गहने उस आरटीओ ऑफिसर को दे देता है और खुद असली गहने रख लेता है। वो पुलिस स्टेशन जहाँ पर महाराजा आया हुआ था वो वरदराजन के ही अंडर में था। जब वरदराजन वहाँ की हालत देखता है तो वह महाराजा से उसकी कंप्लेंट के बारे में पूछता है, जिस पर महाराजा बताता है कि जब वह काम से वापस घर आया था तब 3 चोर पहले से उसके घर पर थे, जिन्होंने उस पर हमला किया और लक्ष्मी को ले गए। अब वरदराजन भी महाराजा से पूछता है कि आखिर लक्ष्मी है कौन, जिस पर वो बताता है कि वो उसका डस्टबिन है जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अब वरदराजन उसे नया डस्टबिन खरीदने के पैसे भी देता है, लेकिन महाराजा को वही सेम डस्टबिन चाहिए था। अब वरदराजन गुस्सा होकर उसे स्टेशन से बाहर फेंक देता है, पर महाराजा फिर वापस आ जाता है। वरदराजन को यह लगता है कि जो आदमी उस डस्टबिन के लिए इतना कुछ कर सकता है उसके अंदर ज़रूर कोई ख़ास बात होगी, और इसी के चलते वह महाराजा के केस को फाइल कर लेता है। अब वरदराजन अपनी टीम के साथ महाराजा के घर जाता है और इंक्वायरी करने लगता है, जिसके बाद हम सेल्वम नाम के एक चोर को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर चोरियां किया करता था। वो लोग उन्हीं घरों में चोरी किया करते जहां पर कोई मर्द ना हो, और चोरी करने के बाद सेल्वम के साथी हमेशा औरतों के साथ में गलत काम करते थे। खैर आगे हम देखते हैं कि सेल्वम एक शादीशुदा व्यक्ति होता है जिसके परिवार में एक बीवी और एक छोटी बच्ची थी। और ये जो सीन है ना वो 2009 का है दोस्तों, यानी कि जहाँ पर हमें सेल्वम के बारे में बताया जा रहा है, और ये सेम वही टाइम होता है जिस वक्त महाराजा की बीवी भी ख़त्म हो गई थी। अब सेल्वम की बच्ची का नाम अम्मू होता है, जिसकी पीठ पर चोट का घाव भी था जो कि काफ़ी गहरा था। अब सेल्वम दिन में वायरिंग की दुकान चलाता था और रात में चोरी का, और इस बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं था। उसके घर वाले इसके बारे में नहीं जानते थे। खैर अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर हम सेल्वम के घर के अंदर लक्ष्मी को देख पाते हैं। दूसरी तरफ सभी पुलिस वाले लक्ष्मी को ढूंढ रहे होते हैं, मगर अभी तक उसकी कोई भी खोज खबर नहीं थी। महाराजा पुलिस स्टेशन में काम करने लगता है क्योंकि उसने वरदराजन को लक्ष्मी को ढूंढने के लिए 5 लाख की घूस देने का वादा किया था, जिसमें से उसने उस 10,000 तक अभी दे दिए थे। अब अगले सीन में हम नोटिस करते हैं कि महाराजा वरदराजन से मिलने के लिए बैठा हुआ था कि तभी धना की कंपनी का एक कार मैकेनिक वहाँ पर आता है। महाराजा के पूछने पर वह बताता है कि उसकी कंपनी में काम करने वाला धना काफ़ी दिनों से गायब है, और वो महाराजा को उसकी फ़ोटो भी दिखाता है। फ़ोटो देखते ही हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर हम नोटिस करते हैं उसी अमीर आदमी को जिस धना ने मारा था। अब महाराजा जब अपने घर में उन चोरों से लड़ रहा होता है तभी एक चोर के पास से उसे एक कार की पर्ची मिली थी, जिसके मालिक का पता लगाते हुए महाराजा उस अमीर आदमी के पास गया, और हम देखते हैं कि धना के वहाँ से आने के कुछ ही समय पहले महाराजा वहाँ पर आया था। और जब वो धना को वहाँ पर मारपीट करता देखता है तो महाराजा को उस पर शक होता है और वो धना का पीछा करने लगता है। यह देखकर धना अपने कुछ साथियों को बुला लेता है और वह सभी मिलकर महाराजा को मारने लगते हैं। बातों ही बातों में धना महाराजा को पहचान लेता है और उसे बताता है कि वो उसके घर में भी चोरी कर चुका है। यह सुनते ही महाराजा उन सभी को बहुत ही बुरी तरह मारता है और धना की बैग पर कुछ देखने लगता है, जिसके बाद धना उसे बताता है कि उस दिन उनके साथ एक पुलिस वाला भी था जो कि उस चोरी में शामिल था, इसलिए महाराजा कुछ नहीं कर पाएगा। जिस पर महाराजा गुस्से में आकर उसका गला ही काट देता है, और क्योंकि धना ने यह बोला था कि उस चोरी में एक पुलिस वाला भी शामिल था, इसलिए महाराजा पुलिस स्टेशन आया हुआ था। उसका असली मकसद तो उस पुलिस वाले को ढूंढना था जो कि उस रात उसके घर पर था। अब हम देखते हैं कि सब तरफ ढूंढ लेने के बावजूद भी जब पुलिस को लक्ष्मी नहीं मिलती तो वह एक नकली लक्ष्मी बनवाने के लिए जाते हैं। अब तभी सीन 2009 की तरफ आता है जहां पर हम सेल्वम को देखते हैं जो कि अपने साथी सबरी के साथ में चोरियां किया करता था। खैर अब उसकी बेटी का आज बर्थडे होता है, इसलिए वह अच्छा दिखने के लिए महाराजा के ही सलून के अंदर जाता है, जहां पर वह अपनी बीवी को बताता है कि उनकी बेटी को वह सोने की चेन गिफ्ट करेगा। लेकिन होता यह है कि शेविंग कराते समय ट्रिमर की बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो महाराजा बैटरी को लेने के लिए बगल वाली दुकान पर जाता है। लेकिन इतने में ही सेल्वम का दोस्त सबरी उसे कॉल करके बताता है कि यहाँ पर उनकी चोरियों के बारे में अखबार में छप चुका है और वो एक्सपोज हो चुके हैं। सेल्वम उससे बात करके फ़ोन रख देता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे महाराजा खड़ा हुआ था। अब सेल्वम को यह लगने लगता है कि महाराजा ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन महाराजा कोई रिएक्शन नहीं देता
क्योंकि उसने ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। जिसके बाद सेल्वम जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। इधर महाराजा नोटिस करता है कि सेल्वम की जो सोने की चैन थी वो वहीं पर रह गई थी, जिसको देने के लिए महाराजा उसके घर जाता है। लेकिन यहाँ पुलिस वालों को सारी चीज़ पता चल गई थी कि सेल्वम चोरी करता है। अखबार के अंदर चोरी की भी खबर आ गई थी, तो सबरी को तो शूट करके ख़त्म कर दिया जाता है और सेल्वम को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सेल्वम को यह लगता है कि शायद से महाराजा ने ही उसकी बातें सुनी थीं और वही पुलिस को लेकर वहाँ पर आया, और इसीलिए वो मन ही मन में महाराजा से बदला लेने का ठान लेता है। लेकिन यहाँ पर महाराजा तो खाली उसकी चेन लौटाने आया था। खैर, मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं कि नकली लक्ष्मी यानी कि डस्टबिन बन चुका होता है। मगर यहाँ पर चोर कौन बनेगा, जिस पर वरदराजन ये सोचता है कि हमेशा की ही तरह किसी पुलिस के ही आदमी को चोर की तरह पकड़ लिया जाएगा और बाद में उसको छोड़ देंगे, क्योंकि यह वह पहले भी कई बार कर चुके थे। इसलिए यहाँ पर नल्ला शिवम को ही चोर बना दिया जाता है। अब वरदराजन महाराजा को कॉल करता है और उसे एक बार फिर से पुलिस स्टेशन आकर अपनी कहानी बताने के लिए बोलता है। अगली सुबह महाराजा पुलिस स्टेशन आता है और फिर से कहानी सुनाने लगता है। यहाँ पर कहानी का एक बड़ा राज सामने आता है। महाराजा बोलता है कि वह रात 10 बजे अपने घर पर आया था, पर असल में वह घर पर था ना ही नहीं, बल्कि ज्योति घर पर आई थी, जहाँ पर वो चोर पहले से ही छुपे हुए थे, जो कि 3 लोग थे, जिसमें से एक वो पुलिस वाला भी था, जो कि अभी महाराजा के लिए लक्ष्मी को ढूंढ रहा होता है, यानी कि नल्ला शिवम। जी हाँ, और दूसरा था सेल्वम, जो कि जेल से छूटकर महाराजा से अपना बदला लेने आया था। और यहाँ से हमको पता चलता है कि अभी तक जो भी सेल्वम के बारे में बताया गया था वो सारी चीज़ें पास्ट में हुई थी, यानी 2009 में हुई, और प्रेजेंट में वो खाली अपना बदला लेने आया था। अब ज्योति इन सारी बातों से अनजान अपने घर पर कपड़े बदल रही थी, जहाँ पर ये तीनों उसको देखते हैं और फिर वो उसके साथ में गलत काम करते हैं और महाराजा के आने से पहले भाग जाते हैं। ज्योति की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। इधर वरदराजन जब उस पुलिस वाले को यह कहानी बताता है, यानी कि नल्ला शिवम को, तो वह डर जाता है और सेल्वम को तुरंत ही कॉल कर देता है। अभी तक नल्ला शिवम को यह लग रहा था कि महाराजा को कुछ नहीं पता, मगर अब उसे डर था कि कहीं लक्ष्मी को ढूंढते हुए वो ना पकड़ा जाए। अब इधर सीन फिर से पास्ट में जाता है, जहाँ पर उसी रात जब महाराजा अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट शूज़ लेकर घर आ रहा था, तो घर आकर वह अपनी बेटी को इतनी बुरी हालत में देखकर घबरा जाता है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है। ज्योति की हालत काफ़ी ख़राब होती है, जिसे देखकर महाराजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। ज्योति अपने पिता से यह कहती है कि उसके साथ यह सब करने वालों को वह ढूंढ कर लेकर आए, और उसी के बाद से महाराजा इन तीनों चोरों को ढूंढने लगता है। खैर, अब कहानी में प्रेजेंट में आगे दिखाया जाता है कि वरदराजन और उसकी टीम उस रात के सीन को रिक्रिएट करने के लिए महाराजा के घर जाती है, जहां पर वो ये सब कर ही रहे होते हैं कि तभी महाराजा एक बहाने से सभी पुलिस वालों को गले लगाता है और तभी उसे नल्ला शिवम मिल जाता है, जिसकी बैक पर चोट का निशान था। और महाराजा समझ जाता है कि यह वही आदमी है जो कि उस रात उसके घर पर आया था, ज्योति के साथ गलत किया था। अब इससे पहले कि महाराजा कुछ कहता, वरदराजन बोलता है कि वो उसको नहीं छोड़ेंगे, जिस पर महाराजा को कुछ भी समझ में नहीं आता। असल में यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि जब धना की मौत हुई थी, तो उसके बाद यहाँ बात वरदराजन को पता चल गई थी कि केस में हो क्या रहा था। उसने पूरी चीज़ यहाँ पर सर्च करी, वो डॉक्टर के पास गया था, जहाँ पर उसे पता चला कि महाराजा की बेटी ज्योति के साथ में गलत काम किया गया था, और वो पहले से ही जानते थे कि महाराजा सब कुछ जानता है। इनफैक्ट वो तो इनडायरेक्टली महाराजा के साथ मिलकर उसकी ही हेल्प कर रहे थे, ताकि यहाँ पर वह उस पुलिस वाले को पकड़ पाएँ जिसने ये गलत काम किया है। और अभी तक ये सब खाली लक्ष्मी को ढूंढने का नाटक कर रहे थे, ताकि नल्ला शिवम को शक ना हो। जिसके बाद वरदराजन महाराजा को नल्ला शिवम को मार देने के लिए कहता है और एक वेपन भी देता है, और बाकी सभी लोग नल्ला शिवम को महाराजा के साथ घर में बंद कर देते हैं, जिस पर महाराजा उसे वहीं ऑन द स्पॉट मार डालता है। वरदराजन का ऐसा मानना था कि ऐसे लोगों के लिए कोई भी सज़ा कम पड़ेगी और वह माफ़ के लायक बिल्कुल नहीं है। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है और महाराजा को पता चल गया था कि नल्ला शिवम और धना के साथ में जो तीसरा व्यक्ति था वो फ़िलहाल एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करता है और वहाँ छुपा हुआ है। जिसके बाद वो वहाँ पर जाता है और सेल्वम को देखते ही उसे फ्लैशबैक की बातें याद आती हैं, जब सेल्वम को पुलिस पकड़कर ले गई थी। यह देखकर महाराजा उसे बहुत मारता है। उसे काफ़ी पीटने के बाद सेल्वम उससे यह कहता है कि मैं तो कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा, मगर तुम्हारी बेटी इस हादसे से कभी भी उभर नहीं पाएगी। और तभी हम नोटिस करते हैं कि टीचर आसिफा ज्योति को लेकर वहीं पर आती है
और दोस्तों अब यहाँ ज्योति सेल्वम को एक चैन देती है और बोलती है कि ये चैन वो रख ले, और वो वहाँ से चली जाती है। ज्योति को लगा था कि वो लोग उस दिन घर में चोरी करने आए थे। चेन देखकर सेल्वम बिल्कुल चौंक जाता है। असल में ये वही चेन होती है जो कि सेल्वम ने 2009 में अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर देने का सोचा था। और यहाँ पर एक बार फिर से 2009 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि सेल्वम के अरेस्ट होने के बाद में उसकी पत्नी ये बोलती है कि वो उसकी बेटी ज्योति से दूर रहे, क्योंकि उनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वह कितने गलत काम करता है और लड़कियों के साथ भी गलत करता है। ये सब सुनकर देखकर सेल्वम को गलतफहमी हो गई थी कि महाराजा ने उसे पकड़वा दिया, जबकि उसके बारे में ऑलरेडी पुलिस को पता चल चुका था। तो सेल्वम ने अपने मन में महाराजा के अगेंस्ट एक ग्रज पाल लिया था, और जैसे ही वह जेल से बाहर आया तो उसने यह गलत काम कर दिया। लेकिन शॉकिंग चीज़ ये होती है कि जब महाराजा वहाँ पर आया था तो महाराजा अपने परिवार को लेकर सेल्वम के घर गया था। ये वही घर था जो कि हमने शुरुआत में देखा था। महाराजा सेल्वम की पत्नी को वो चैन देता है जो कि सेल्वम उसके सैलून के अंदर ही भूल आया था, मगर सेल्वम की पत्नी उसे लेने से मना कर देती है कि ये भी चोरी की होगी। तभी महाराजा सेल्वम की बेटी के लिए टॉय लेने जाता है, जिसके बाद उनके घर में वो लॉरी घुस गई थी। अब इस हादसे के अंदर महाराजा की बीवी, उसकी खुद की बेटी और सेल्वम की बीवी मारे जाते हैं, लेकिन खाली सेल्वम की बेटी बच गई थी क्योंकि उसके ऊपर डस्टबिन यानी कि लक्ष्मी गिर गई थी, जिससे कि सेल्वम की बेटी बच गई थी। और इसलिए ही ये लोग लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखते थे और उसकी पूजा किया करते थे। उनके लिए वह भगवान से कम नहीं थी। तो दोस्तों अब आपको लक्ष्मी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि असल में महाराजा की वो बेटी, जिसे महाराजा इतने समय से पाल पोस कर बड़ा कर रहा था, वो महाराजा की नहीं बल्कि सेल्वम की बेटी होती है। तभी ज्योति की बैग पर सेल्वम को वो निशान दिखता है, जिसे देखकर सेल्वम को याद आता है कि उसकी बेटी पर भी ठीक ऐसा ही निशान था, यानी कि ये लड़की ज्योति कोई और नहीं बल्कि अम्मू होती है। यहाँ सेल्वम ने बदले की आग में अपनी ही बेटी के साथ गलत किया था, इनफैक्ट उसके साथियों ने भी किया था। अब सेल्वम अपने किए हुए पर बहुत ही शर्मिंदा होता है और महाराजा से माफ़ी मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। अब महाराजा, ज्योति और आसिफा वहाँ से निकल जाते हैं और सेल्वम अपनी गलती के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाता, और सेल्वम उसी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। और इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी महाराजा फिल्म की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह तमिल ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर मूवी अच्छी लगी होगी, जो काफ़ी ज़्यादा दिल को टच करती है। एक्शन सीन्स, एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।